नमस्कार बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन ओशियन में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 3 नियोजित विकास की राजनीति को, और देखते हैं कि इस चैप्टर से कितने एमसीक्यू क्वेश्चंस हमारे बोर्ड के एग्जाम के नज़रिए से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न पहले में हमसे पूछा गया है कि विकास का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है, यानी विकास का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए आर्थिक समृद्धि, ऑप्शन बी आर्थिक सामाजिक न्याय, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, विकास का अर्थ केवल आर्थिक समृद्धि ही नहीं होता, बल्कि वहीं पे आर्थिक समृद्धि के साथ साथ हमें सामाजिक न्याय पर भी पुरजोर ध्यान देना पड़ता है, पूरा ध्यान देना पड़ता है। तो आर्थिक समृद्धि और सामाजिक न्याय बच्चों विकास के दो पहलू हैं। तो यहाँ पे हमारा ए और बी दोनों ही आंसर सही है। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। प्रश्न दूसरे में हमसे पूछा गया है कि आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान के सामने विकास के कितने मॉडल थे। तो बच्चों, आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान के सामने विकास के दो मॉडल थे। पहला मॉडल बच्चों पूंजीवादी मॉडल था और दूसरा मॉडल बच्चों साम्यवादी मॉडल था। लेकिन भारत ने इन दोनों से ही हटके एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ झुकाव किया, जिसके अंदर पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों का ही मिश्रण दिखाई पड़ता है। तो भारत के सामने कितने मॉडल थे बच्चों? तो दो मॉडल थे विकास के। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न तीसरे में हमसे पूछा गया है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1950 और ऑप्शन डी 1952। तो बच्चों, सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था। प्रश्न चौथे में हमसे पूछा गया है कि योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 2014 और ऑप्शन डी 2019। तो बच्चों, हम जानते हैं कि योजना आयोग को 1950 में बनाया गया, लेकिन योजना आयोग को बच्चों सन 2014 में इसे समाप्त कर दिया गया। तो सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि योजना आयोग को तो भले ही 2014 में समाप्त किया गया, लेकिन योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग की स्थापना 2015 में किया गया। 1 जनवरी 2015 को किया गया। तो जब आपसे पूछे कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई, तो 1 जनवरी 2015। लेकिन आपसे पूछे कि योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया, तो आप बताओगे 2014 में। तो यहाँ पे चौथे प्रश्न का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न पांचवें में हमसे पूछा गया है कि योजना आयोग की जगह नया आयोग कौन सा बनाया गया। तो बच्चों, अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बताया कि योजना आयोग को खत्म कर कब 2014 में खत्म कर इसको नीति आयोग के नाम से जाना जाने लगा, यानी नीति आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग को समाप्त कर 2015 में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई, वहीं पे योजना आयोग को 2014 में ही समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग बनाया गया। प्रश्न छठे में हमसे पूछा गया है कि बॉम्बे प्लान का संबंध किस वर्ष से है। ऑप्शन ए 1944, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1950 और ऑप्शन डी 1955। तो बच्चों, बॉम्बे प्लान का संबंध 1944 से है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न सातवें में हमसे पूछा गया है कि भारत में पंचवर्षीय योजना का विकल्प कहाँ से चुना गया, यानी भारत ने जो अपनी पंचवर्षीय योजना का जो विकल्प है बच्चों, वो कहाँ से चुना। ऑप्शन दिए गए हैं ए अमेरिका, ऑप्शन बी सोवियत संघ, ऑप्शन सी अफ्रीका और ऑप्शन डी यूरोप। तो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि पंचवर्षीय योजना का विकल्प हमें सोवियत संघ के मॉडल से मिला था, यानी पंचवर्षीय योजना बच्चों सोवियत संघ के मॉडल पर आधारित एक योजना है जिसे भारत ने एक्सेप्ट किया था, यानी अपनाया था। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सोवियत संघ। प्रश्न 8वें में हमसे पूछा गया है कि पहली पंचवर्षीय योजना में डैश को सर्वाधिक महत्व दिया गया। तो बच्चों, पंचवर्षीय योजना अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि पंचवर्षीय योजना एक ऐसा विकास कार्यक्रम है जिसके अंदर सरकार 5-5 वर्ष के लक्ष्य निर्धारित करती है और हर 5 वर्ष के अंदर किसी एक क्षेत्र पर ध्यान देती है। जैसे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में अगर कृषि पर फोकस किया गया, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर फोकस किया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर फोकस किया जाए। सरकार इसी प्रकार से छोटे छोटे टारगेट बनाती है और 5-5 वर्ष के ये टारगेट का लक्ष्य निर्धारित करती है सरकार, जिसको हम पंचवर्षीय योजना कहते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे वही पूछा गया है कि पंचवर्षीय योजना में डैश को सर्वाधिक, पहली पंचवर्षीय योजना में किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया। तो बच्चों, ऑप्शन हमें दिए गए हैं ए उद्योग, बी शिक्षा, सी कृषि और डी रोजगार। तो बच्चों, यहाँ पे कृषि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना में सरकार ने कृषि की पैदावार को अधिक महत्व दिया। तो सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 9वें में हमसे पूछा गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के मुख्य अर्थशास्त्री कौन थे। ऑप्शन से यहाँ पे दिए गए हैं ए पीसी महालनोबिस, ऑप्शन बी जेसी कुमारप्पा, ऑप्शन सी के.एन. राज और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बच्चों, पहली पंचवर्षीय योजना के प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में हम के.एन. राज को जानते हैं। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 10वें में हमसे पूछा गया है
कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में डैश को सर्वाधिक महत्व दिया गया, यानी पहली पंचवर्षीय योजना में बच्चों हमने देखा कि कृषि को अधिक महत्व दिया गया, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसको महत्व दिया गया? ऑप्शन ए उद्योग, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी कृषि और ऑप्शन डी रोजगार। तो बच्चों दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को अधिक महत्व दिया गया, तो ऑप्शन ए पे हम राइट लगाएंगे उद्योग। प्रश्न 11वें में हमसे पूछा गया है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना कब लाई गई? तो बच्चों ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1956। तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1956। दूसरी पंचवर्षीय योजना को कब लाया गया भारत सरकार द्वारा? 1956 में। प्रश्न 12वें में हमसे पूछा गया है कि भारत के कौन से राज्य में 100% साक्षरता है? 100% का मतलब है बच्चों 100% साक्षरता भारत के किस राज्य में है, ये प्रश्न हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी मणिपुर। तो बच्चों केरल यहाँ पे एक ऐसा राज्य है बच्चों भारत का जहाँ पर 100% साक्षरता रेट हमें देखने को मिलती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा केरल। प्रश्न 13वें में हमसे पूछा गया है कि भारत में निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया? इस क्वेश्चन का जवाब अभी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है कि भारत के समक्ष दो प्रकार के विकास के मॉडल थे, जिनमें से पहला था साम्यवाद और दूसरा था पूंजीवाद। लेकिन भारत ने इन दोनों से ही हटकर एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था के विकास के मॉडल को अपनाया, जिसके अंदर साम्यवाद और पूंजीवाद दोनों का ही मिश्रण हमें दिखाई पड़ता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। प्रश्न 14वें में हमसे पूछा गया है कि भारत के द्वारा अपनाया गया मिला जुला मॉडल, जिसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसकी आलोचना किसने की? यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की आलोचना किसने करी? ऑप्शन ए उदारवादियों ने, ऑप्शन बी दक्षिणपंथियों ने, ऑप्शन सी वामपंथियों ने और ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो बच्चों तो विकास के मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल की आलोचना बच्चों दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों के ही द्वारा की गई, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। प्रश्न 15वां हमसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी समस्या भारतीय किसानों के सामने थी? हम सभी जानते हैं बच्चों कि 1960 में भारत के पास एक बड़ा संकट देखने को हमें मिलता है, जिसे हम खाद्यान्न संकट कहते हैं बच्चों। तो खाद्यान्न संकट के टाइम भारतीय किसानों के सामने किस प्रकार की समस्याएं हमें देखने को मिल रही थी? तो ऑप्शन ए मानसून की असफलता, ऑप्शन बी जमींदारी प्रथा, ऑप्शन सी भूमि सुधार की जरूरत और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बच्चों किसान के सामने मानसून की असफलता भी रही कारण, जमींदारी प्रथा भी रहा और भूमि सुधार की जरूरत भी रही, तो ऑप्शन डी हमारा उपयुक्त सभी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं कारणों के कारण बच्चों हमें 1960 के दशक में खाद्यान्न संकट का सामना करना पड़ा। प्रश्न 16वें में हमसे पूछा गया है कि खाद्यान्न संकट 1960 के दशक में सबसे अधिक गंभीर किस राज्य में था? तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया बच्चों कि खाद्यान्न संकट 1960 के दशक में देखने को मिला था, तो ये प्रश्न हमसे यही पूछ रहा है कि खाद्यान्न संकट सबसे ज़्यादा गंभीर रूप से, यानी खाद्यान्न संकट का जो प्रभाव था वो गंभीर रूप से सबसे ज़्यादा किस राज्य में हमें देखने को मिलता है? ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी बिहार में, ऑप्शन डी पंजाब में। तो बच्चों खाद्यान्न संकट का सबसे ज़्यादा गंभीर रूप हमें बिहार में दिखाई देता है, तो खाद्यान्न संकट का सबसे गंभीर रूप हमें बिहार में दिखाई दिया था, तो ऑप्शन सी हमें यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 17वें में हमसे पूछा गया है कि 1960 के दशक में खाद्यान्न संकट के दौरान भारत सरकार ने किस देश से गेहूं आयात किया? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन बी चीन और ऑप्शन डी पुर्तगाल। तो बच्चों अमेरिका से हमने गेहूं आयात किया था 1960 के खाद्यान्न संकट के दौरान, तो यहाँ पे ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 18वें में पूछा गया है हमसे कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन बी एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों एम.एस. स्वामीनाथन को ही हरित क्रांति का जनक माना जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 19वें में हमसे पूछा गया है कि जय जवान जय किसान का नारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो बच्चों जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दो कि जय जवान जय किसान का नारा इनमें से किन्होंने दिया। मैं आपको हिंट के तौर पे ये बता देता हूँ बच्चों कि वो 1964 में नेहरू की मृत्यु के बाद अगले पीएम के तौर पर आए थे गद्दी पर, और उस पीएम की मृत्यु बच्चों 1966 में हो गई थी। तो बच्चों जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वो कौन से नेता थे हमारे जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। प्रश्न 20वें में हमसे पूछा गया है कि हरित क्रांति से किस फसल की पैदावार में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई? यानी कि हरित क्रांति का लाभ हमें किस फसल की वृद्धि के रूप में दिखाई देता है, ये प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी गेहूं और ऑप्शन डी दाल। तो बच्चों ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा गेहूं, क्योंकि हरित क्रांति का जो सबसे अधिक जो लाभ था, अधिक जो वृद्धि थी वो हमें गेहूं की पैदावार के रूप में हमें देखने को मिलती है, तो सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न 21वें में हमसे पूछा गया कि हरित क्रांति से किस राज्य के किसानों को अधिक लाभ हुआ। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बच्चों पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इन तीनों ही यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश, ध्यान देना बच्चों, तीनों ही राज्यों के किसानों को अधिक लाभ देखने को मिला बच्चों। तो डी यहाँ पे उपयुक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 22वां हमसे पूछ रहा है कि वर्गीस कुरियन किस नाम से जाने जाते हैं। तो वर्गीस कुरियन को कौन नहीं जानता बच्चों, द मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से ये जाने जाते हैं हमारे भारत के अंदर। तो बच्चों यहाँ पे सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन 23वें में हमसे पूछा गया है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, यानी श्वेत क्रांति जो हमारे भारत में आई उसका संबंध किससे है। ऑप्शन ए गेहूं की पैदावार को बढ़ाने से, ऑप्शन बी डेयरी कार्यक्रम से, ऑप्शन सी मत्स्य पालन से और ऑप्शन डी रेशम के कीट। तो बच्चों ये दोनों तो है नहीं, और गेहूं की पैदावार अभी हम पढ़ चुके हैं बच्चों कि ये हरित क्रांति से संबंधित है, और ऑप्शन बी अब हमारा आंसर बचता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, डेयरी कार्यक्रम, यानी कि मिल्क आधारित चीज़ों में वृद्धि करने के लिए ही ये श्वेत क्रांति हमें देखने को मिली थी। तो बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों अगर इन क्वेश्चंस की PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है, तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।